नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। राज्यसभा के नवनिर्वाचित 61 में से 45 सदस्यों ने आज शपथ ग्रहण की है और राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपने चैम्बर में सभी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ उन्होंने दिलाई। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कांग्रेस से और बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश से ही सुमेर सिंह सोलंकी ने भी आज शपथ ली है। इन तीनों ही नेताओं को बधाइयां भी मिल रही हैं। और बता दें कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बीच देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके कारण शपथ ग्रहण समारोह को पहले स्थगित कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। पुलिस का एक्टिव मोड सुबह से ही ऑन हो चुका है और जो लोग बेवजह घर से बाहर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। इस बार ज़्यादा सख्त नियम बनाए गए हैं और इस लॉकडाउन में अलग से निगरानी भी की जा रही है। पुलिस गलियों में नज़र रखने के साथ साथ सड़कों पर पूरी तरह से मुस्तैद है और ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल इस बार किया जा रहा है। और रायपुर नगर निगम और वीरगांव में एक हफ्ते तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। और बता दें कि 40 से ज़्यादा पॉइंट्स पर रायपुर पुलिस ने नाकाबंदी की है और साथ ही पेट्रोलिंग पार्टी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। जी हाँ, पूरा इसमें मोर देन 40 अभी पॉइंट्स हो चुके हैं। कल तक हम लोगों ने 35 लगभग किए थे, 5 और पॉइंट अभी जोड़े गए हैं, 40 पॉइंट से ऊपर हैं। और आउटर में 8 पॉइंट्स हैं जहाँ पे बाहर आवश्यक रूप से जाने वालों को ही अलाउ करेंगे। और जो वेहिकुलर मूवमेंट है उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि ये मानने के लिए हम लोग सभी से अपील कर रहे हैं कि रायपुर और वीरगांव का जो नगर निगमीय क्षेत्र है ये ऑलमोस्ट काइंड ऑफ कंटेनमेंट जोन अपने आप को समझें कि जैसे कंटेनमेंट में शर्तों का पालन करना होता है, वैसे ही 7 दिन के लिए सभी लोग ईमानदारी से इसमें पालन करें। और जैसा कलेक्टर साहब ने अभी कहा कि नो व्हीकल ऑन मूवमेंट ऑन रोड, वो अभी हम लोग इन्फोर्स करना चाहेंगे, ताकि किसी को एकदम अत्यंत आवश्यक है भी तो वो अपने लोकल एरिया में पैदल, जो सुबेरे 6 से 9 का टाइम है, उसी टाइम में अपनी जो दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं जो अलाउ की गई हैं वो यूज़ कर ले। उसके अलावा कोई भी मेडिकल इमरजेंसी के अलावा या जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उनके अलावा किसी भी प्रकार का मूवमेंट मोस्टली हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, हम अलाउ नहीं कर पाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदेव साई ने राज्य की बघेल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार की नाकामियों को भी गिनवाया है। उनके घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को रोजगार देने की बात थी और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया इस सरकार को। आज 1.5 साल में मैं समझता हूँ 1500 लोगों को भी ये रोज़गार दे पाने में सफल नहीं हुई सरकार। और रोज़गार भत्ता की तो बात तक नहीं है, उसकी चर्चा तक नहीं है। और इसी का दुष्परिणाम है कि धमतरी का हरदेव सिन्हा मुख्यमंत्री निवास के गेट के सामने आत्मदाह करता है और जिसकी मृत्यु हो गई। और ये बड़ी दुखद घटना है और इस सरकार के निकम्मेपन को ये घटना उजागर। मध्य प्रदेश में शेखर लोधी एनकाउंटर मामले पर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। शेखर लोधी अभी घायल है, अस्पताल में है। और वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी थी और व्यवस्था बिगड़ गई थी, लेकिन अब असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 1.5 साल में इनने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को खत्म कर दिया था। थानों की नीलामी होती थी, टीआई की पोस्टिंग रिचार्ज और रिन्यूअल की तरह होती थी। अगर रिन्यू नहीं करा पाया वो अपनी 6 महीने में पोस्टिंग, तो दूसरा टीआई आ जाता था। सारे अवैध काम, चाहे वो शराब का हो, रेत का हो, जुए का हो, सट्टे का हो, इस व्यवस्था के बिगड़ने से कारण से फिर लॉकडाउन आ गया। अब ताकत के साथ में आपराधिक और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होगी। उसी कड़ी में शेखर लोधी एक था, ये हत्या के केस में वांटेड था। 18-20 मुकदमे इस पर दर्ज थे। ये
जो संस्कार वैली स्कूल के पास की घटना है, अपराधियों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी सरकार का अभियान चल रहा है और ऐसे जितने भी अपराधी जहां भी घूमते मिलेंगे उनके साथ में सख्ती से पुलिस पेश आएगी। अभी वो अस्पताल में भर्ती है, पैर में चोट आई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ग्वालियर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग के सितंबर में चुनाव कराए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन बीजेपी के लिए समाज की चिंता महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से चुनाव पूरी तैयारी के साथ में हो। और इसके अलावा राहुल गांधी के बयानों पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि उनकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर उनके छोटे भाई के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए विजयवर्गीय वहां पर पहुंचे थे। हम तो बिल्कुल तैयार है। आज इलेक्शन करा ले तो आज तैयार है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर हमें समाज की चिंता भी करना होगी। हमें ये भी देखना होगा कि कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुआ है और ऐसे समय में इलेक्शन। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लंबे समय से नक्सली संगठन से जुड़ी महिला ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सली 10वें पिता सोमटू ने बस्तर आईजी सुंदर राज पे और अन्य पुलिस के आला अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया है और आईजी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 10वीं कट्टे कल्याण एरिया कमेटी के सदस्य और चेतना नाट्य मंडली की अध्यक्ष रही हैं और बाल अवस्था से ही माओवादियों के बहकावे में आकर के वो नक्सलियों के साथ जुड़ गई थी और महिला पर 5 लाख रुपए का इनाम भी था, इसलिए 5 लाख रुपए महिला को दिए जाएंगे, लेकिन 10,000 रुपये तुरंत आर्थिक सहायता के रूप में उन्हें दिए गए। कुछ पढ़ी लिखी हो तुम? नहीं है सर, 5वीं तक पढ़ी थी। फिर गाना कैसे लिखती थी? खुद सीखी हूँ। सीखे हो? जी। कौन सिखाता था? खुद सीखा है। कितने गाने लिखे तुमने? 35। एक आध गाना कुछ याद है? नहीं सर। कैसे गाती थी वहाँ मंडली में जब तुम प्रचार करती थी? कैसे क्या बोलती थी? बुक में लिख के। अच्छा, ऐसे याद नहीं है। क्या प्रचार करवाते थे नक्सली वहाँ से? क्या प्रचार करने बोलते थे? क्या बोलते थे वहाँ पर? गांव का क्या समस्या है, इसका पर गाना लिखो, इसको ऊपर से प्रसार करो। अच्छा, अभी CNM अध्यक्ष रूप में काम कर रहे थे। इतना वर्षों से लगातार जो नक्सली के द्वारा दी गई दिग्भ्रमित जानकारी को जनता तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे। फिर वर्तमान में इन्होंने महसूस किया नक्सली के बोलने में और करने में काफ़ी फ़र्क है। उन लोग आदिवासियों के विरोधी कई हरकत किया, जिसमें स्थानीय आदिवासी लोग कई लोगों का हत्या हुआ और इलाके में विकास कार्य में लगा हुआ साधन संसाधन का नुकसान हुआ। इस प्रकार का परिस्थिति देखते हुए इन्होंने निर्णय लिया आने वाले समय में नक्सली की साथ न देकर शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्णय लेकर आज आत्मसमर्पित किया। इनका तत्कालिक आर्थिक सहायता राशि 10,000 एवं इनके ऊपर शासन द्वारा पूर्व में 5 लाख की इनाम राशि भी घोषित है। कुछ अवधि पश्चात जो प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद इनके फिक्स्ड डिपॉजिट में 5 लाख की राशि भी दी जाएगा। यह हम जो 10वीं को समाज के मुख्य दर में स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक क्वारंटीन सेंटर में एक व्यक्ति की मौत का मामला यहां पर सामने आया है। गांव सुरंगापानी के क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूर की अज्ञात कारणों से मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया जा रहा है और स्वास्थ्य प्रबंधन और सेंटर की निगरानी करने वाले कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को लेकर भी लगातार सवाल उठने लगे हैं। मृतक कृष्ण कुमार बेंगलोर से लौटा था और जिसे 19 जुलाई को क्वारंटीन किया गया था। मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी। सुरंगपानी क्वारंटाइन सेंटर में एक व्यक्ति की मृत्यु होने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें रिपोर्ट दर्ज कर और अग्रिम जांच कार्रवाई की जा रही है। किस कारण से मृत्यु हुई है यह PM रिपोर्ट आने के बाद ही बताया जा सकता है। कारण तो अभी पता नहीं चला है सर जी। अब जैसे सुबह हुआ ना तो 5 साढ़े 5 बजे सरपंच का पति है ना, वो फ़ोन करके मेरे को बताया कि क्वारंटाइन सेंटर में कुछ तबीयत ख़राब है करके ना। उस समय हम लोग गए और डॉक्टर को भी इन्फॉर्म किया और डॉक्टर भी वहाँ था।
मजदूर कब आया था? क्या मजदूर प्रवासी था? मजदूर 19 तारीख को आया था शाम को। प्रवासी मजदूर था। हाँ। मुझे ये बताएं कि जब उसकी हालत ऐसी ख़राब हुई तो वहाँ पे ऐसे कोई जिम्मेदार लोग नहीं थे क्या, जिसकी जानकारी आप लोग को नहीं दी गई और उसकी ये मौत हो गई? नहीं, वैसा तो नहीं था सर। उनके भाई लोग हैं कहीं, उनको भी क्वारंटीन सेंटर में रखे हैं कहीं। जैसे वो आया उनके घर में रह गया तो उनको भी क्वारंटीन सेंटर में रखे हैं उनके भाई लोगों को, तो वो लोग फ़ोन करके हमें बताएं। नशीले को सिर्फ झारखंड से ट्रक में छिपाकर छत्तीसगढ़ लाई जा रही थी, लेकिन पुलिस को इस मामले की सूचना मिली और सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और नशे के कारोबारियों को रामानुजगंज पुलिस ने धर दबोचा और पुलिस ने कारोबारियों के पास से 719 शीशी कफ सिरप बरामद की है और पुलिस ने बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों ही पक्षों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से 99,000 रुपये नकद बरामद भी किए हैं। आ रही है जिसमें कुछ कफ सिरप की पेटियां जो है ड्राइवर जो है अपने सीट के पास रखा हुआ है, तो तत्काल जो है इसकी सूचना जो है श्रीमान आईजीपी महोदय, हमारे नौपदस्थ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर टीम गठित की गई। तत्काल मौके पर पहुंचकर उस गाड़ी को तलाशी लिया गया, जिसमें अपने को करीब 719 सीसी जो है कफ सिरप बरामद किया, जिसकी कीमत जो है 86,200 रुपये है। और उस आरोपियों से जो खरीदने वाला था कार वाले, जो रेड कलर की कार है, उसमें 99,000 रुपये जो है बरामद की गई और उससे जब्त किया गया। और ट्रक और कार दोनों की कीमत जो है 19 लाख है और संपूर्ण जो है जब्ती की कार्रवाई विधिवत करके न्यायालय जो है चारों आरोपियों को रिमांड पर पेश किया जाएगा। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar, who secured 99.75%, was awarded ₹2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens the schools. Prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Admissions in CMS for Montessori, nursery to class 11th are open. Contact concerned CMS campus. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कुछ दुकानदारों पर मादक पदार्थों को महंगे दामों में बेचने का आरोप लगा है। अब एक बार फिर से बिलासपुर के कोटा में 23 जुलाई को लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग ब्लैक में सामान बेचते हैं और अधिक लाभ कमाते हैं। ये तमाम सवाल कोटा के क्षेत्रीय कांग्रेस नेता संतोष गुप्ता ने ही उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन में गोरख धंधा तो यहाँ पर होता है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका जो प्रिंट रेट है MRP, उसके तहत इनको बिक्री करना चाहिए। भाई ये जहां लॉकडाउन का खबर आया उसी दौरान इन लोग अनाप शनाप इसका रेट बढ़ाते हैं। इसके पूर्व में भी लॉकडाउन हुआ था, ये राजश्री वगैरह हम सुनते थे जो 5 रुपये में बिकते रहे, 20 रुपये और 50 रुपये तक बिका है। इसके आड़ में होता तो है गोरख धंधा है, तो और कार्रवाई होना चाहिए। यदि ऐसा करते पाए जाते हैं उनके खिलाफ। जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, मैं अधिकारियों से भी इस संदर्भ में निवेदन करूंगा, जाके बोलूँगा कि भाई ये कार्रवाई होनी चाहिए, गलत है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में सरकार के तमाम नई पुरानी योजनाओं की पोल खुल रही है और नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत रोका छेका अभियान, गोधन न्याय योजना और गौठान निर्माण जैसी योजनाओं की पोल खुलती हुई नजर आई। नगरीय क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी कांजी हाउस और गौठान में रखी गई पशुओं की हालत बद से बदतर हो रही है। खाने पीने की व्यवस्था सहित छावनी और बैठने की उचित व्यवस्था नहीं होने से बेजुबान मवेशी कीचड़ के बीच रहने को मजबूर हैं।
जबकि जिलाधिकारी द्वारा नगरीय निकायों में रोका छेका अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके इस अभियान के हालात खस्ता हैं। बगल वाला मतलब रूम पे रखा है, तीनों रूम पे, और लाला को वहाँ से हम लोग मतलब देते हैं, मतलब खिलाते हैं। अच्छा, अभी यहाँ जो पानी की व्यवस्था है वो किस तरह की व्यवस्था रखी गई है? पाइप मतलब लग गया है, मतलब पानी आता है इसमें, उसमें से फिर मतलब पिलाते हैं, मतलब भर के, अब उसमें वो बनेगा पिलाने के लिए। अच्छा, अभी फिलहाल पानी पीने के लिए फिर गैया कैसे करता है? अभी तो फिर टंकी छोटा छोटा गड्ढा नहीं बना है, तो फिलहाल कैसे पीते होंगे? अभी डब्बा जुगाड़ करते हैं, उसमें मतलब पिला देते हैं, मतलब भर के। अभी मतलब उसका मतलब जुगाड़ मतलब बनेगा सब। वो किस तरह का व्यवस्था रखा गया है? एक्चुअल में गौठान सेंक्शन नहीं है, जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि गौठान की सेंक्शन नहीं है। जो पहले भी उसमें क्या बोलते हैं अपना कांजा हाउस मरम्मत का जो मत था, उससे छेका कम किया गया है और चारे की भी व्यवस्था की गई, सूखा पैरा, क्योंकि यहाँ सेट नहीं बन पाया है वर्तमान में, और उसकी कार्रवाई 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी निर्माण कार्य। तो फिर कोटना और सेट और यहाँ तत्कालिक पैरा भी रखा है। सर, जैसे कि ज्ञात हो, जब यहाँ 29 तारीख को जब अधिकारी यहाँ जांच में आए हुए थे, उस दिन यहाँ कुछ मवेशी हमें देखने को मिली थी। उसके बाद से फिर आप अभी बता रहे हैं कि अभी जो यहाँ पर उपस्थित जो गाय भैंस है, ये आज के डेट पे आया हुआ है। हाँ। तो उस डेट पे जो गाय भैंस थी वो कहाँ गई सर? वो गाय भैंस तो मेरे ख्याल से जो मालिक थे, हाँ, रात में आए, जैसे मेरे की जानकारी मिली, रात में आए, फिर उन लोग निकलवा के ले गए, क्योंकि उस समय अपने पास कुछ चारे की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। तो हम लोग ये समझे भाई यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं कर पाए, तो ज़्यादा अच्छा है कि मकान जानवर मालिक उनको ले जाए। तो उनके मालिक जब लेके गए तो आप अपने रिकॉर्ड में कुछ रखे क्या कि इसकी वास्तविक में इनका है कि नहीं है? नहीं, उनसे शपथ लिए हैं, यदि मैं अपनी करूँगा, स्वयं देखरेख करूँगा, ये करके दिए हैं। साइन करके दिए क्या कि मैं यहाँ पर साइन करके दिए। पुलिस का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में खाकी वर्दी और सख्त लहजा याद आ जाता है। पुलिस वालों का कठोर व्यवहार हमारे सामने आ जाता है, लेकिन पुलिस वालों में भी दया होती है। पुलिस वाले इंसान ही हैं, उन्हें भी तकलीफ होती है, ये हमारी सोच में नहीं आता। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर डीएसपी ललिता रतनपुर थाना क्षेत्र के गांव बेलतरा में सूर्यवंशी मोहल्ले में गरीब बच्चों के बीच पहुंची, जो कोरोना नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे थे। उन्हें देखकर वो भावुक हो गए और उन्हें साफ सफाई के बारे में जागरूक किया गया। कोरोना महामारी से बचाव के बारे में भी उन्हें समझाया गया और इसके अलावा उनकी पढ़ाई लिखाई भी करवाने का और उन्हें आत्मरक्षा के लिए निपुण करने का बीड़ा भी उठाया गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी छोड़कर सिंधिया समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी में शामिल हुए शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुवासरा से पूर्व विधायक हरदीप सिंह डंग मंत्री बनते ही शायद सत्ता के नशे में इतने ज़्यादा चूर हो गए हैं कि अपने विरोधियों पर निशाना साधते वक्त हरदीप डंग इतने मदहोश हो गए कि भाषा की मर्यादा को ही उन्होंने तार तार कर दिया। दरअसल मंत्री हरदीप अपने क्षेत्रीय दौरे पर एक मंच पर भाषण दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि अगर कोई उन्हें गद्दार कहेगा तो उसे चुनौती देना, और इसी दौरान उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। इससे पहले शिवराज के मंत्री भदौरिया का भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है और वहीं इस मामले पर क्षेत्रीय कांग्रेस नेता राकेश पाटीदार ने उन पर पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 15 साल से इनको विधायक बनाया है। तू तेरे ओरिजिनल बाप की। मैं सबसे पहले तो ये बात बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके की उन्होंने भाषा का उपयोग किया है, ये कहीं न कहीं उनकी विचलितता बता रही है कि उनको भारतीय जनता पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। और रही बात उन्होंने जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया है, वो भाषा का उपयोग उनको बहुत सोच समझ के करना चाहिए था, क्योंकि जिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 15 साल में एक छोटे से आदमी को उठाकर आज विधानसभा तक पहुंचाया और आज जो बोलने का अवसर और कैबिनेट मंत्री बने 35 करोड़ी गद्दार जी, तो उनको जो बोलने का मौका दिया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बदौलत मिला है। और वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चैलेंज कर रहे हैं कि वो उनकी बाप की औलाद है कि नहीं। मैं सबसे पहले ये बात बोलना चाहता हूँ उस 35 करोड़ी गद्दार को कि वो स्वयं अपने आप में सोचे कि कौन बाप की औलाद है और कौन बाप की औलाद नहीं है। यहाँ इस क्षेत्र की जनता जानती है कि डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत किसको है। देश भर में कोविड-19 महामारी को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था, इसलिए सब कुछ बंद था। ऐसे में शराब के ठेकेदारों ने दोबारा से ठेकों के आवंटन की मांग की थी और मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया था, लेकिन कोर्ट से अब ठेकेदारों को झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि ठेके अभी भी चलाए जा सकते हैं और अगर
समय अवधि ठेकेदारों को बढ़वानी है तो 2 महीने का सरकार ने पहले ही ऑफर दिया है, वो बढ़वा सकते हैं। को पुनः आवंटन करने के बारे में लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं थीं, उनको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है और ये कहा है कि ठेके जो कोविड के पहले आवंटित हुए थे वो ठेके अभी भी चलाए जा सकते हैं और यदि ठेकेदारों को 2 महीने समयावधि टोटल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में बढ़वानी है तो इसके लिए सरकार ने पहले ही ऑफर किया है, वो 2 महीने आगे इस ठेका अवधि को बढ़ा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आदिवासी लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पहले युवती को प्रेम जाल में फंसाया गया, उसके बाद लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहे और बाद में अपने किसी दोस्त से भी शारीरिक संबंध बनाने पर युवती को मजबूर किया गया और बाद में रिश्ता तोड़ दिया गया। मामला बूटापारा दोमुहानी क्षेत्र का है और युवती के अश्लील वीडियो भी बनाए गए जिनके सहारे उसे ब्लैकमेल भी किया गया और रिश्ता तोड़ दिया गया। मामले में तोरवा पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज की है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान जोरों शोरों से चलाया गया और मंदसौर के भानपुरा में स्वास्थ्य विभाग और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अभी भी पूरी मेहनत कर रही हैं और अभियान को चला रही हैं। किल कोरोना अभियान के तहत भानपुरा नगर में 3 दिन के लिए थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और नगर के सभी चौराहों पर स्वास्थ्य अमला मौजूद है। नगर में आने जाने वाले सभी नागरिकों की जाँच की जा रही है और उनका रिकॉर्ड भी बनाया जा रहा है। जैसे कि हमने 1 तारीख से 15 तारीख तक किल कोरोना अभियान चलाया, जिसमें हमने घर घर जाके सर्वे किया गया है और सभी लोगों की जांच की गई है। अब उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के निर्देश अनुसार हम 3 दिन तक जो भी हर चौराहे पे हमारी एक स्वास्थ्य विभाग की टीम खड़ी रहेगी, जिसमें ANM, MPW और स्टाफ नर्स शामिल है। वो जो भी व्यक्ति यहाँ से गुजरेगा या बाज़ार में आएगा उसकी स्क्रीनिंग करी जाएगी, उसकी थर्मल स्क्रीनिंग करी जाएगी एवं उसकी पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 और पल्स रेट देखी जाएगी एवं संदिग्ध और सर्दी खांसी वाले मरीज को अस्पताल में भेज के उसकी जांच करवाई जाएगी। सर, इसमें कोई रिकॉर्ड भी रहेगा कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, किस पर? हाँ, इसमें जैसे 2 व्यक्ति की हमने ड्यूटी लगाई है। एक व्यक्ति स्क्रीनिंग करेगा, दूसरा व्यक्ति उसका रिकॉर्ड रखेगा जिसमें उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं उसकी क्या एज है ये पता उसमें लिखा जाएगा और एवं उसका जो पता है वो भी स्पष्ट तरीके से दर्शाया जाएगा, कौन से वार्ड में रहता है और किस जगह के समीप रहता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक शरारती तत्व ने 2 बाइकों को आग लगा दी और अज्ञात बदमाश ने 20 जुलाई की रात में पापूनगर में रहने वाले पवन सिंह लोधी के घर के बाहर खड़ी 2 मोटरसाइकिलों में आग लगाने की वारदात को अंजाम दिया है। आग की लपटें देखकर परिवार बाहर आया तो दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की टीम वहां पर पहुंची और आग को बुझाया गया। लेकिन अब पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसमें आरोपी को बाइक में आग लगाते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरत रही है और डकैती और लूट के 3 आरोपियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए और जो बाकी आरोपी फरार हो गए थे, अंधेरे का फायदा उठा करके भाग गए थे, उन्हें भी पकड़ लिया गया है। नामली थाना प्रभारी की सजगता से होने वाली डकैती और लूट की योजना इस गैंग की असफल हो गई। गुना जिले के पार्टी गिरोह के अपराधी जो अपने मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर के राज्यों में जा कर के और बड़ी बड़ी लूट डकैती की वारदातें घटित करते हैं, बहुत ही ये खतरनाक जाति के अपराधी हैं। कल ऐसी खबर मिली कि ये अपने बागरोड में किसी पेट्रोल पंप को पर डकैती डालने और टैंकरों को लूटने की योजना बना रहे हैं। इस पर घेराबंदी कर 2 से 3 बजे के बीच में इनको पकड़ा है। 3 सदस्य पकड़ाए हैं, बाकी वहाँ से अंधेरा होने से वो झाड़ी का लाभ उठा करके 4 सदस्य फरार हो गए थे जो पकड़े गए हैं। चलिए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज़।